नेक्स्ट है छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। क्यों, जैसा कि शिक्षा के किसी भी स्तर की जो पाठ्यक्रम होते हैं उनका एक उद्देश्य ये भी होता है कि वह समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति करे तथा उसके साथ साथ प्रत्येक स्तर पर छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम एकीकरण का यह कार्य नहीं करेगा तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कैसी होगी, अधिक रुचिबद्ध नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के किसी स्तर का स्तर समान बनाना। क्योंकि देखा भी जाता है कि शिक्षा के जितने भी स्तर होते हैं उनके पाठ्यक्रम एकीकरण इसलिए भी बनाए जाते हैं कि समाज विशेष की यथा स्तर की शिक्षा का स्तर समान रहे, और अगर पाठ्यक्रम एकीकरण का अभाव होगा तो यह संभव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है समय और शक्ति के सदुपयोग का मार्ग प्रशस्त करना। जो ये उद्देश्य है इसकी प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम एकीकरण में यह निश्चित किया जाता है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों को क्या सिखाना है और किस रूप में सिखाना है। इससे शिक्षकों को भटकने की गुंजाइश भी नहीं रहती और परिणाम स्वरूप क्या होता है, शिक्षा की प्रक्रिया बड़ी सुचारू रूप से चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न विषयों के शिक्षण और क्रियाओं के उद्देश्य की प्राप्ति। जो हमारे समाज होते हैं उनके द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम एकीकरण में विषयों के शिक्षण और क्रियाओं के प्रशिक्षण के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम एकीकरण कुछ इस रूप में विकसित की जाती है कि इनके द्वारा जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हो इसके लिए विषयों और क्रियाओं की सीमा हम निश्चित कर सकें। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे भारत में स्कूली पाठ्यक्रम एकीकरण के निर्माण की प्रक्रिया। जो निर्माण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रही है। देखिए सभी, भारत में मध्यकाल तक शिक्षा की व्यवस्था निजी हाथों में थी। उस समय तक शिक्षा किसी भी स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम एकीकरण का निर्माण व्यक्ति विशेष अथवा संस्था विशेष करते थे। भारत में अंग्रेजी काल में पहली बार शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया। तब से अब तक किसी भी स्तर की शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम एकीकरण का निर्माण करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। वर्तमान में हमारे देश में गणराज्य शासन व्यवस्था है। इस समय हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। पहले भी इसके बारे में बताया था कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का है। वर्तमान में हमारे देश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू है। इस समय स्कूली शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक +2 की पाठ्यक्रम एकीकरण का निर्माण करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे क्या कहते हैं, NCERT भी कहते हैं, उन्हीं का है। इस परिषद का कार्य के संपादन के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन करती है और इस समिति में विषय विशेषज्ञों के साथ साथ अनुभवी स्कूली शिक्षकों को भी स्थान दिया जाता है। NCERT द्वारा इस पाठ्यक्रम एकीकरण को अब आधारभूत पाठ्यक्रम एकीकरण भी कहा जाता है। ओके, ये थे हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम एकीकरण के निर्माण की प्रक्रिया। अब आते हैं इसके बाद पाठ्यक्रम एकीकरण निर्माण में शिक्षकों की भूमिका, रोल ऑफ टीचर्स इन करिकुलम इंटेग्रेशन कंस्ट्रक्शंस। जो टीचर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, क्योंकि टीचर्स की भूमिका मुख्य मानी जाती है, क्योंकि टीचर्स ही क्या करते हैं, उनकी एक समिति होती है, उनके अंतर्गत वो पाठ्यक्रम एकीकरण का निर्माण करते हैं और बच्चों की मानसिकता का भी वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, देखिए यूँ तो शिक्षकों को पाठ्यक्रम एकीकरण के सभी विषयों का सामान्य ज्ञान होता है, परंतु पाठ्यक्रम एकीकरण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए सभी विषयों और विषयों की
सूची और समस्त विषयों का प्रकरण, उन प्रकरणों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ उन्हें भिन्न भिन्न विषयों के प्रकरणों के विकास में सहायक क्रियाओं का भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ स्कूलों में सहपाठ्यचारी क्रियाओं, जिसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं ना, हम जो करते हैं, का भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और उनके संपादन से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भाषाई एवं सामान्य ज्ञान में होने वाले विकास का भी स्पष्ट ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। तभी वे स्कूली पाठ्यक्रम एकीकरण के निर्माण में अपनी भूमिका सही रूप से क्या कर सकेंगे, अदा कर सकेंगे या फिर निभा सकेंगे। ओके, इसके बाद है इसके मेरिट्स, यानी कि पाठ्यक्रम एकीकरण के लाभ। जो पाठ्यक्रम एकीकरण है उसको बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो तो सभी को बता दिया, सभी आई थिंक समझ भी गए होंगे। अब हम इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका, उसके बारे में बात करेंगे, पाठ्यक्रम एकीकरण के लाभ। क्योंकि इसके कुछ लाभ हैं जिसको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम एकीकरण का गठन किया गया था या फिर इसकी अवधारणा को रूप दे दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। जो पाठ्यक्रम एकीकरण है ये ऐसा लेखा जोखा होता है, इसमें जो भी शिक्षा के स्तर होते हैं उसका कॉन्सेप्ट हमारा सीमित होता है कि प्रत्येक विद्यालय में किन पाठ्य विषयों का कितना ज्ञान एवं किन क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा और कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जो विद्यालय के आउटडोर और इंडोर में होती है। इसका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो भी कौन निश्चित करता है, पाठ्यक्रम एकीकरण की शिक्षा ही निश्चित करती है और व्यवस्थित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। जो निश्चित पाठ्यक्रम एकीकरण है वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के कार्य निश्चित कर देती है। जैसा कि इससे यह होता है, शिक्षकों को ये भी ज्ञात होता है कि उन्हें शिक्षार्थियों को क्या सीखने में सहायता करनी है और शिक्षार्थियों को भी यह पता रहता है कि उन्हें क्या सीखना है। इससे कोई भी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं, दोनों स्वतः अपना कार्य समय में ही परिपूर्ण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसा सभी को पता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संप्रयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे क्या होती है, उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना बढ़ती है। पाठ्यक्रम एकीकरण का निर्माण भी हम इन तीन बातों को ध्यान में रखकर ही करते हैं। इससे यह होता है जो बालक होते हैं उसको करने में पूर्ण रुचि दिखाते हैं और इस संबंध में यह भी माना जाता है कि जब बालक पर्टिकुलर उस कार्य को एक निश्चित समय में करता है ना तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है और वह बड़े ही उत्साह के साथ क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक कार्य को करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव होता है। जैसा हमें यह भी पता है कि किसी भी स्तर की निश्चित पाठ्यक्रम एकीकरण में उस स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों की सामग्री, पाठ्यक्रम कहते हैं, भी निश्चित हुई होती है। इसके आधार पर लेखन पाठ्य पुस्तकें हम तैयार करते हैं और उनमें आवश्यक सामग्री को ही स्थान देते हैं। क्योंकि पाठ्य पुस्तकों का जब अभाव होता है तो शिक्षण क्रिया अनियंत्रित और अव्यवस्थित होती है। इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का स्तर समान रहता है। जो निश्चित पाठ्यक्रम एकीकरण है उससे पूरे समाज की शिक्षा का स्तर समान रहता है। उसके परिणामों से हमें शिक्षा में सुधार की सही दिशा प्राप्त होती है। अनिश्चित पाठ्यक्रम एकीकरण की स्थिति में हम शिक्षा स्तर के उठने अथवा गिरने के कारणों का पता नहीं लगा सकते और उस स्थिति में हम क्या नहीं कर सकते, शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। और सबसे मेन और मुख्य है इवोल्यूशंस वाला पॉइंट, मूल्यांकन संभव और सरल होता है। क्योंकि प्रत्येक स्तर विशेष के लिए जो पाठ्यक्रम एकीकरण है इसके निश्चित होने से क्या होता है, प्रत्येक स्तर पर जो भी विद्यार्थी होते हैं
उनके योग्यता का मूल्यांकन करना हमारे लिए संभव होता है। यदि किसी स्तर के लिए कोई पाठ्यक्रम एकीकरण नहीं होगी तो शिक्षक बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन कैसे कर सकेंगे? शिक्षक किसी स्तर विशेष के बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन किसके आधार पर करते हैं? पाठ्यक्रम एकीकरण के आधार पर ही करते हैं। तो आज हमने किसके बारे में स्टडी की? करिकुलम इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।